So hey guys, welcome back to our channel, that is BSCM Pass Khatri, and also to our BSCM app. And in this video we have reached to the last topic of second chapter, that is Principle of Management for the first book of Business Study for class 12. And in this video we're gonna talk about the fuels principle of management, यानी कि इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं फ्यूल के जो है वो प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में। और ये जो है 14 टोटल प्रिंसिपल्स हैं, टोटल जो है वो कुल 14 सिद्धांत है, उनमें से हम 7 इस वीडियो के अंदर और 7 जो है वो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो है बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। दैट इज फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य विभाजन। देखिए हेनरी फ्योल जो है वो इस फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसके अंदर बड़ा स्टेट क्लियरली मेंशन करते हैं दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द पर्सन हु इज बेस्ट एट डूइंग अ वर्क शुड बी गिवन दैट वर्क। मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको इसे समझाऊं तो कि अगर कोई पर्सन एक काम को करने में अच्छा है तो उसको वही काम मिलना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये तो होता ही है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन को जो है वो एचआर की जॉब के लिए रखा है। ठीक है, वो एचआर की पढ़ाई करके आया था तो उसको आपने एचआर की जॉब के लिए रख लिया, लेकिन उसके अंदर जो ट्रेड्स है वो मार्केटिंग वाले हैं, तो व्हाई डोंट यू यूज हिम और हर इन मार्केटिंग, है ना, क्योंकि वो उस काम के लिए बेस्ट है। तो आपको ये नहीं देखना है कौन क्या पढ़ाई करके है, आपको सिर्फ अपना ये चेक करना है कि अगर मेरे ऑफिस में ये काम है, मेरे फैक्ट्री में ये काम है, तो इसको करने के लिए मेरे पूरे ऑफिस में सबसे बेस्ट पर्सन कौन है, उसको चुन के उसी को वो काम देना है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अब मुझे एक बात बताइए कि आज मैं आपको बोलूं कि मैं आपको क्लास का मॉनिटर बना रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि मैं जो है वो बाहर जा रहा हूं, ठीक है, आपको इस पूरी क्लास को संभालना है, पर लेकिन किसी को कुछ कहना नहीं है। ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए, मुझे कोई भी बाहर कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, कोई भी बच्चा खड़ा नहीं होना चाहिए अपनी सीट से। आपने बोला सर एक आधा थप्पड़ लगा दूं, सर क्या मतलब इनकी कंप्लेन कर दूं प्रिंसिपल को, क्या करूं? तो मैंने बोला नहीं, आपको ये सब राइट्स नहीं है। ठीक है, आपको ये अधिकार नहीं है। ठीक है, आपको ये अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्लास को संभालना है। तो नाउ यू टेल मी, क्या आप ऐसा पॉसिबली कर सकते हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक बच्चों के मन में या फिर कोई डर नहीं होगा, यानी कि आपके पास कोई राइट नहीं होगा, कोई आपके पास अधिकार नहीं होगा, अथॉरिटी नहीं होगी, तब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं सकते। तो जो इसका हेनरी फ्योल का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी शुड गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ जानी चाहिए तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। मतलब कि आपने अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि आप जो है वो आपको ये काम करना ही करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी उत्तरदायित्व है, आपकी जवाबदारी है, लेकिन आपने उस काम से रिलेटेड सारी अथॉरिटीज अपने पास रखी हुई हैं, उसको दी ही नहीं, तो वो कैसे काम को पूरा सक्सेसफुल करेगा? तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कोई काम करने की, उसे जो है वो जिम्मेदारी दे रहे हो, तो जो उत्तरदायित्व यानी कि उसे मतलब अगर उसका उत्तरदायित्व है तो उसको जो है वो साथ में जिम्मेदारी अगर आप दे रहे हो तो साथ में आप उसे अधिकार भी दो। ठीक है, यानी कि आप अगर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आप उसे अथॉरिटी भी दो, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, ये तो हिंदी में सबको पता ही है। अब डिसिप्लिन का क्या मतलब है? यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है कि कंपनी के जो नॉर्म्स है दे शुड बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली, मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी लेवल पे आप कहें यार ये लोग तो वर्कर लोग हैं, इनको हमारे रूल रेगुलेशन समझ नहीं आते, तो ये तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। ऐसे एटीट्यूड्स वाली कंपनी जो है, ऐसे एटीट्यूड वाली जो कंपनीज हैं वो ज्यादा देर टिकती नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर कोई रूल है तो वो है, ग्राउंड लेवल के पर्सन से लेकर के सीईओ को भी वो मानना पड़ेगा, तभी वो कंपनी जो है वो सक्सेसफुल होगी। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हेनरी फ्योल वांट टू से इन दिस पॉइंट, कि डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, वो पूरी जो है वो मतलब सख्ती से जो है वो पूरा लागू होना चाहिए। वही नींव होती है एक अच्छी कंपनी की, वही जो है फाउंडेशन होती है एक अच्छी कंपनी की। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले आपको। मान लीजिए कि आपको जो है वो लाइक आपका एक मैनेजर है, ठीक है, उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर काम दिया कि आपको जो है वो ये काम करके लाना है, ठीक है, और उनके आपके कैबिन से निकलते ही जो आपके बॉस के बॉस है, ठीक है, आपके बॉस के जो बॉस हैं, ठीक है, वो आपके कैबिन में आते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि क्या कर रहे हो? तो आपने बोला कि मुझे जो है वो मेरे बॉस ये काम देके गए हैं,
तो ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने आपको बोला कि अरे ये सब छोड़ो, ये बाद में कर लेना, पहले मैं ये बोल रहा हूँ ये करके दो, ठीक है। अब वो भी चले गए। अब आपके पास में डायलेमा ये है, आपकी परेशानी ये है कि आप अपने इमीडिएट बात बॉस की बात सुनो, क्योंकि वो जो है वो आपका इमीडिएट बॉस है, उसी को आपने रिपोर्ट करना होता है, सारी चीजें आपको उसी को बतानी है, तो आप उसकी बात सुनोगे, या क्योंकि उनके बॉस का बॉस जो है वो उनसे पोजीशन में बड़ा है तो आप उसकी बात मानोगे। तो ये आपके लिए डायलेमा की सिचुएशन है। तो जिन भी कंपनीज में ऐसा होता है ना, वो कंपनीज हमेशा जो है वो डाउनवर्ड जाती है, वहां पर एम्प्लॉइज जो है वो परेशान हो जाता है, डायलेमा में रहता है, हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, और उसी कंफ्यूजन में कभी काम में एफिशिएंसी होती नहीं है। तो इसीलिए इस पॉइंट का मतलब ये है कि हेनरी फ्योल इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आप कमांड दे रहे हैं, कमांड का मतलब क्या है कि जो भी आप आदेश दे रहे हैं, जो भी आप कमांड दे रहे हैं, वो सब एकता से होना चाहिए। मतलब उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, मतलब सब लोग एक ही काम बोले नीचे वाले पर्सन को। मतलब कि अगर आप बोल रहे हो तो भी यही काम, और आपके मैनेजर नीचे वाले को बोल रहे हैं तो भी वही काम बोले, सेम काम जो है वो सभी लोग जो है वो जो भी कमांड दे, जो भी आदेश दे, वो सेम दे। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि निर्देश की एकता। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस इसको एग्जाम्पल याद रख लेना तो हमेशा याद रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज जो है वो एक हेड की हैं, मतलब कि एक ही टाइप की हैं, उन्हें जो है वो एक ही हेड के अंदर कर लिया जाए, ठीक है। अगर कंपनी के अंदर जो है लाइक कोई भी एक्टिविटी है, मैं इसका एक एग्जांपल पहले ले लेता हूँ, फिर ही आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि कंपनी है, वो टायर बनाती है प्राइमरीली, ठीक है, मतलब वो गाड़ियां बनाती है और साथ में बाइक्स बनाती है। तो उसके अंदर उसे दोनों की जरूरत पड़ती होगी, गाड़ियों के टायर की भी और बाइक्स के टायर की भी। अब उसने उसके लिए एक अलग प्लांट लगा रखा है, लेकिन गाड़ी के टायर अलग बनाता है और प्लांट के टायर अलग बनाता है। तो मुझे बताइए कि टायर की क्वालिटी तो वही होती है ना ऑलमोस्ट, ठीक है, साइज का ही फर्क होता है। तो क्यों ना वो एक साथ बना ली जाए, पर लेकिन एक साथ बना करके भी उन्हें आपको ऐसे बनाना है कि उसके अंदर ओवरलैपिंग ना हो। मतलब कि ये ना हो कि कोई ये कहे कि गाड़ी महंगी है तो गाड़ी वाला काम पहले, बाइक सस्ती है तो वो बाद में। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में समझने का। ओवरलैपिंग ना हो किसी की भी, ठीक है। एक ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक लग गया, वो नहीं हो। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर आपने एक हेड के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब कि आप जो है वो अपना कंपनी का पैसा बचाना चाह रहे हैं कि एक ही सुपरवाइजर रख लूं, एक ही फैक्ट्री रख लूं, लेकिन वो वर्क जो है वो अलग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। ये इसका मतलब है कि अगर दो चीजें हैं, अलग अलग रखने की बजाय, उनके ऊपर अलग अलग मैनेजर रखने की बजाय एक ही रख लो, लेकिन ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल आपके लाइक इंटरेस्ट है ना, उसको जो है वो आपको हटाना पड़ेगा और जनरल इंटरेस्ट की तरफ लगाना पड़ेगा। इसको मैं बार बार यही पॉइंट बोलता हूं कि सभी के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है ना, हर कोई काम कर रहा है, इंडिविजुअली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक अच्छे मैनेजर का जो है वो रोल ये बनता है, और इसमें हेनरी फ्योल भी यही कहना चाहते हैं कि एक अच्छा मैनेजर का रोल क्या बनता है कि उसे जो है वो सबको जो है वो जितने भी उनके एफर्ट्स है ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ आगे रहे, लेकिन आपको उन सब की पोटेंशियल कुछ ऐसे करनी चाहिए कि वो इंडिविजुअली ना बढ़े, वो सब जो है वो ग्रुप में बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट करें। ये इसका मतलब है कि सबको अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखने की, यार मैं तो ऐसे कर लूं या मैं वैसे कर लूं। सभी को जो है वो जनरल टारगेट देखना है। जनरल टारगेट क्या है, कंपनी का बेनिफिट, कंपनी के मैक्सिमम प्रॉफिट्स, ये आपका जनरल टारगेट है और वही आपको अचीव करना है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि कर्मचारियों का प्रतिफल। अब इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, रेम्यूनरेशन तो हम देंगे ही ना। ये हेनरी फ्योल ने क्या बताने का मतलब है इसके अंदर, है ना। हेनरी फ्योल अगर इसके अंदर बता रहे कि भाई रेम्यूनरेशन दो, तो इसमें बता क्या रहे हैं, तो सबको पता है ना, अगर हम काम कराएंगे तो देंगे। लेकिन उनका मतलब क्या है इस पॉइंट में कहने का, कि आप जो सैलरी दे रहे हो अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, दैट शुड बी इनफ एटलीस्ट टू रन देयर लाइफ थ्रू, ठीक है। मतलब कि वो एटलीस्ट उतनी होनी चाहिए जिससे उनकी लाइफ जो है वो इजीली स्मूथली चल सके, ठीक है, और उनको जो है वो कोई परेशानी ना हो, एज पर कि अगर उन्हें ज्यादा परेशानी होगी तो वो आपको छोड़ जाएंगे, और अल्टीमेटली छोड़ के जाएंगे, एब्सेंट होंगे, तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी पे नुकसान पहुंचेगा। सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। बाकी के 7 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं, तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं।
Thank you.